हेलो, गुड इवनिंग सभी को। कंप्यूटर फॉर कोडिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है क्लास टेंथ की कंप्यूटर साइंस की बुक। क्लास नाइन्थ के ज़्यादातर चैप्टर आपको मिल चुके हैं, एक चैप्टर मिसिंग था। उस चैप्टर के भी आज आपको क्वेश्चन इस क्लास में मिल जाएंगे। इस क्लास के बाद आपकी क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लासेज कवर हो जाएगी। तो देखो, क्लास नाइन्थ का यदि आपने सिलेबस देखा है कंप्यूटर का, तो ये सिलेबस है। और ये टेंथ का सिलेबस, ये नाइन्थ का सिलेबस है ना। इसमें बाकी सारे चैप्टर अपने कवर कवर कर दिए थे, सिर्फ एक ही चैप्टर बचा था। वो ये वाला चैप्टर था ना, पार्ट नंबर 6 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बचा था ना। बाकी सारे के सारे चैप्टर अपने डिटेल में कवर किए थे। जितनी एमसीक्यूज बननी चाहिए थी उतनी एमसीक्यूज बनी है। और यदि मेरे को लगता है कि कुछ और एडवांस भी आपको क्वेश्चन मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको अलग से एक दो वीडियो दे दूंगा, जिसमें एक बार पूरा सिलेबस होने के बाद मुझे लगेगा कि कुछ एडवांस क्वेश्चन और आपको चाहिए एग्जाम के हिसाब से, वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में देखो, टेंथ का जो सिलेबस है, टेंथ के सिलेबस में ये वाला जो पार्ट यूनिट एक में कुल 5 पार्ट है ना। देखो, ये वाले अपन ने कवर नहीं किए थे, बाकी सारे के सारे अपन ने पहले ही कवर कर लिए हैं। बाकी इनमें से कोई भी यदि पार्ट मिसिंग है उसको भी आज इसमें कवर कर लिया गया है। तो इन पांचों चैप्टर के सिर्फ पीछे के क्वेश्चन ले रहा हूँ, या फिर बीच में से कुछ एक दो क्वेश्चन आपको बीच में से मिलेगा। बाकी इनको पूरा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि पहली चीज तो ये बहुत बड़े चैप्टर है ना, आप उनको मतलब समझने में ही आपको कम से कम 8-10 घंटे लग जाएंगे। और इसका क्वेश्चन कभी कभार आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और जो भी आसान सवाल मिलेगा ना, ऐसा कुछ मुश्किल सवाल नहीं मिलेगा। तो इस बड़े टॉपिक पे अभी आपके पास पर्याप्त समय नहीं है कि आप इस एक नंबर के लिए आप अपने 8 या 10 घंटे खराब करो, जो कि उचित भी नहीं है। आज 8-10 घंटे का मतलब है कि एक दिन। अब मुश्किल से आपके परीक्षा के कुछ 20-25 दिन बचे हैं, 20 दिन भी नहीं बचे हैं। तो इनके जितने भी पीछे के क्वेश्चन है वो पीछे के क्वेश्चन कवर कराए गए। इस क्लास के बाद आपकी नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लास कवर हो जाएगी। 11th का सिर्फ एक पार्ट मिसिंग है, पीछे का जो पार्ट मिसिंग है उसको मैं 12th के साथ कवर कराऊंगा ना। और 12th का एक अलग से सेपरेट वीडियो मिलेगा, जिसमें 12th के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 12th की बुक से, वो सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद में कक्षा 1 से 8 का उसके मुश्किल से एक या दो वीडियो मिलेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी बताओ। देखिए, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को, है ना। और इसी साल इसकी 10वीं वर्षगांठ बनेगी। कौन सी वर्षगांठ बनेगी? 10वीं वर्षगांठ बनेगी, है ना। आपको याद रखना, 1 जुलाई जब स्कूलें खुलती हैं तब स्टार्ट हुआ था। क्या, कौन सा मिशन स्टार्ट हुआ था? डिजिटल इंडिया अभियान स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल, BHIM ऐप, भीम ऐप बोला जाता है ना। भीम ऐप की शुरुआत कब हुई थी बताओ। देखिए, भीम ऐप की शुरुआत कब हुई थी। देखो, डिजिटल इंडिया प्लान स्टार्ट कब हुआ था अपना? 2015 में। उसके एक साल बाद, है ना, उसके एक साल बाद 2016 में कौन सी ऐप स्टार्ट हुई थी? भीम ऐप स्टार्ट हुई थी। अब भीम ऐप की फुल फॉर्म क्या है? भीम की फुल फॉर्म क्या है बताओ। इसकी फुल फॉर्म है इंटरफेस भारत इंटरफेस फॉर मनी भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ये आपको याद रखना, दिसंबर 2016 ना। कब स्टार्ट हुई थी? दिसंबर 2016 में। और ये यूपीआई पे काम करती है। तो आपको कमेंट में लिखना है कि यूपीआई पे कोई काम करने वाली किसी भी 3 ऐप्स के नाम बताने हैं आपको ना। कोई भी 3 ऐप जो यूपीआई को इस्तेमाल करती है, कोई भी 3 ऐप के आपको नाम बताने हैं। एक तो भीम है, इसके अलावा 3 और ऐप्स के नाम बताने हैं आपको। अगला सवाल, डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ। डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो ये देखो, लॉकर किसे बोलते हैं? जो घरों में अलमारी रखते हैं ना, एक जिसमें तिजोरी बोलते हैं ना, तिजोरी को क्या बोला जाता है? लॉकर बोला जाता है। और डीजी का मतलब क्या है? डिजिटल। तो ये क्या होगी? डिजिटल तिजोरी होगी ना। किसके काम आती है? इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल रूप से दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब आपके दस्तावेज डिजिटली सुरक्षित रहे, उनको कोई चोरी नहीं करे, उसके लिए अपन किसको काम में लेते हैं? डिजी लॉकर को। देखो, डिजी लॉकर में आप क्या क्या रख सकते हो? आप अपना आधार कार्ड वहां से फेच कर सकते हो या फिर उसमें रख सकते हो। आप अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी, और जितनी भी आपकी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट है, सारी की सारी आप आपके जो भी डेटा है किस में रख सकते हो? आप डिजी लॉकर में रख सकते हो। अगला सवाल, अपार आईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ। देखिए, किसी ने सुना है कि अपार आईडी क्या होती है? अपार आईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? और वो लोग कमेंट करना जिनकी अपार आईडी बन चुकी है। जिन जिन लोगों की अपार आईडी बन चुकी है वो लोग भी कमेंट करना। देखो, अपार आईडी का मुख्य उद्देश्य छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाना। क्या है? छात्रों का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाना। देखो, अपार आईडी से क्या मतलब है? मान लो कोई बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है ना, तो उसकी क्या है? अपार आईडी बन चुकी है। अपार आईडी बन चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके 4th क्लास में कितने नंबर आए थे?
उसकी उपस्थिति क्या थी, उसने कितने दिन वो स्कूल गया था, उस समय उसकी हाइट क्या थी, उस समय उसका वेट क्या था, उस समय उसको कितने प्रकार की छात्रवृत्ति वगैरह मिलती थी, वो सारी की सारी अपार आईडी में लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद मान लो बच्चा 5वीं पास कर लेता है, 6ठी क्लास में आ जाता है और स्कूल चेंज कर लेता है। तो पहले स्कूल चेंज अपन करते थे तो टीसी की जरूरत होती थी, तो आज के समय भी टीसी की जरूरत है, लेकिन टीसी के साथ आपको आपकी अपार आईडी भी क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी, है ना। यह है अपार आईडी का मुख्य उद्देश्य। अगला सवाल, मिशन स्टार्ट। ये देखो राजस्थान में एक मिशन स्टार्ट हुआ था, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। देखो मिशन स्टार्ट कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 5 सितंबर 2023 को। क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था क्लास 9 से 12 के बच्चों को डिजिटल माध्यम से शिक्षण करवाना। देखो राजस्थान में बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं जहां पे टीचर अवेलेबल नहीं है ना। टीचर अवेलेबल नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वहां पे या तो पहले से ही वो पोस्ट है वो रिक्त थी, या फिर टीचर का ट्रांसफर हो गया, या फिर टीचर मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लीव या छुट्टी पे चला गया है। उस वजह से क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। तो गवर्नमेंट ने मिशन स्टार्ट चालू किया। इसमें यह होता है कि मिशन स्टार्ट के तहत हर स्कूल में एक हार्ड ड्राइव दी गई। क्या दी गई? हार्ड ड्राइव, है ना। हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव की तरह होती है, हार्ड डिस्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। ये 4 GB की थी। क्या थी? 4 GB की हार्ड डिस्क दी गई। ठीक है, इस हार्ड डिस्क में कक्षा 9 से लगा के 12 तक के जितने भी विषय हैं, हर विषय के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इसमें दिए गए थे। और यदि आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, इस हार्ड डिस्क के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई पढ़ाओ। या फिर यदि आपके स्कूल में हार्ड डिस्क नहीं मिली है तो यूट्यूब के कुछ चैनल्स थे गवर्नमेंट के, उन चैनल पे कक्षा 9 से लगा के 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल थे। दूसरा यह तरीका था कि यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाओ। यह था मिशन स्टार्ट। सभी विषयों का इसमें क्या था, ई कंटेंट उपलब्ध था। तो देखो बच्चों की 2 तरह की पढ़ाई होगी, डिजिटल भी पढ़ाई होगी और जो उसकी पारंपरिक पढ़ाई थी कक्षा से, वो भी दोनों पढ़ाई स्टार्ट हो गई। अगला सवाल, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? बताओ। ठीक है, ओटीपी का पूरा नाम है, आपको वीडियो पॉज करना जैसे ही मैं साइड में हटूं, और फिर उसके बाद में उसका आंसर आपको सोचना है कि क्या आंसर होना चाहिए। ओटीपी का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। अगला सवाल, सीएडी सॉरी, सीएडी का पूरा नाम क्या है? देखो सीएडी का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देखो इसका किस लिए यूज होता है, जितने भी जो आर्किटेक्ट वगैरह लोग होते हैं, जैसे जो घर का नक्शा बना रहे हैं, घर की डिजाइन बना रहे हैं, जो 2D और 3D में बना रहे हैं, वो आजकल कंप्यूटर के माध्यम से बना रहे हैं। तो उसके लिए अपन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं? केड यूज में ले रहे हैं। कौन सा? केड यूज में ले रहे हैं। अगला सवाल, ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा है। बताओ। देखिए ई शासन में निम्न में से कौन कौन सी सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाती है? ई शासन में ये तीनों की तीनों सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। आपको ई नागरिक, दूसरा है ई परिवहन और ई शिक्षा, तीनों किसके अंतर्गत आती है? ई शासन के अंतर्गत आती है। अगला सवाल, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं, देश के हर नागरिक को कौन सी सेवाएं प्रदान हो? डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। इस कार्यक्रम के बारे में अभी अपन ने चर्चा की थी। कौन सा कार्यक्रम है? डिजिटल भारत। डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। अगला सवाल, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं, कौन सी? विभिन्न, बहुत सारे विभाग है ना, विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। तो निम्न में से कौन सा है? वो है ई मित्र। ई मित्र पर क्या होगा, जितने भी विभाग हैं, विभाग की जितनी भी सुविधाएं हैं, अलग अलग विभाग की अलग अलग सुविधाएं होगी या फिर सेवाएं होगी, सारी की सारी सेवाएं आपको कहां पे मिलेगी? ई मित्र पे मिलेगी। अगला सवाल, उत्पादक तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला, इसको मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। बताओ। देखिए निम्न में से कौन सा ये काम करता है? इसका सही आंसर होगा ई वाणिज्य। क्या होगा? ई वाणिज्य। इसको ई कॉमर्स भी बोला जाता है। देखो पहले के समय क्या होता था, मान लो आपको चीज कोई भी दुकान पे जाओ और आपको 100 रुपए की वो चीज मिल रही है, और मान लो आप गांव में रह रहे हो, जबकि उसकी कीमत क्या थी? उसकी कीमत लगभग 50 या 60 रुपए थी। वो जैसे जैसे चीज आगे बढ़ती गई उसकी कीमत क्या है? बढ़ती गई। तो बीच में ये जो थी मध्यस्थों की श्रृंखला, इसको खत्म किसमें कर दिया? ई कॉमर्स में कर दिया। अब आजकल आप सीधा ऑनलाइन या फिर अलग अलग तरीकों से सीधा जो भी सामान बना रहा है या फिर जो भी उत्पादक है उससे आप सीधा सामान खरीद सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो भी बीच थे, मध्यस्थ थे, उन सबका पत्ता साफ हो जाएगा। अगला सवाल देखो। देखिए कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या फिर इंटरनेट से जो भी लर्निंग होता है उसे ई लर्निंग बोला जाता है। कौन सा साधन इनमें से प्रयुक्त नहीं होता? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपन यूज करते हैं। कौन सा यूज नहीं करते? पुस्तक का यूज नहीं करते ना, अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हैं ई लर्निंग में। और दूसरा है डिजिटल पाठ्य पुस्तकें।
जितनी भी आपको किताबें वो डिजिटली मिल जाएगी। डिजिटली का मतलब है कि जैसे आप फोन में पढ़ रहे हो या फिर कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, उनको क्या बोलते हैं, डिजिटल पाठ्य सामग्री। अगला सवाल, साहित्यिक चोरी का अर्थ है, ये तो बहुत आसान सवाल है। साहित्यिक चोरी का अर्थ है, बताओ देखिए क्या होना चाहिए। साहित्यिक चोरी का अर्थ है दूसरे के कार्य को बिना श्रेय दिए उपयोग में लेना, उसको क्या बोला जाता है, साहित्यिक चोरी। मतलब दूसरे की जो भी कोई किताब है उसको आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो या फिर उसके कॉपी पेस्ट की हुई डेटा पे अपना नाम लिख रहे हो कि ये भाई किताब मैंने लिखी है, तो आप किसके अंडर आओगे, साहित्यिक चोरी के अंडर आओगे। अगला सवाल, एक लेखक द्वारा दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करना क्या कहलाता है, ये एक तरह की क्या है, साहित्यिक चोरी है। ये पीछे के सवाल है आपकी बुक्स के, जितने भी पीछे के सवाल बनते हैं कक्षा 9th और 10th के, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उन सवालों को इस पीपीटी में शामिल किया गया। मुश्किल से 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो मैंने शामिल नहीं किए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एमएस वर्ड और जो एमएस पावर पॉइंट है वो लगातार अपडेट होते रहते हैं, जैसे उनके वर्जन रिलीज होते हैं। जैसे पहले कभी 2013 वर्जन था, आजकल 2025 वर्जन चल रहा है, तो उनमें क्या है, कुछ माइनर चेंजेस होते रहते हैं। तो आज के माइनर चेंजेस को देखते हुए वो सवाल सही फिट नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से 2-3 सवालों को मैंने इन स्लाइड में नहीं रखा है, क्योंकि उनके आंसर चेंज हो गए। जैसे 2025 वर्जन में था वो कुछ अलग ऑप्शन हो गया, और 2013 के वर्जन में या फिर 2007 या फिर 8 के वर्जन में वो अलग था, इसलिए उन 2-3 सवालों को नहीं रखा है। बाकी आपको पूरे के पूरे सवाल मिलेंगे। ये सारे के सारे सवाल आपके बुक्स के पीछे के क्वेश्चन है। ये देखो, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी, बताओ देखें। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी, 1967 में। बौद्धिक संपदा क्या होती है, जो आपकी बुद्धि से जो भी रचना बनाते हो उसको क्या बोला जाता है, बौद्धिक संपदा। जैसे चाहे आप आविष्कार बनाओ, चाहे आप किताब लिखो, चाहे कविता लिखो, चाहे रचना लिखो, चाहे फिल्म की स्क्रिप्ट लिखो, उन सबको क्या बोला जाता है, बौद्धिक संपदा। और इसका हेड क्वार्टर है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल, कौन सा रोजगार, मतलब कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है। देखो कौन कौन सा है, ये सारे के सारे जितने भी रोजगार हैं वो किस में सम्मिलित है, सूचना प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल, जैसे बड़े शहरों में क्या छोटे शहरों में भी ऐसे इंस्टीट्यूट खोल गए हैं जहाँ पे जैसे 6 महीने का डिप्लोमा करा रहे हैं या फिर 1 साल का कोर्स करा रहे हैं, जैसे वो नेटवर्किंग पे कोर्स करा रहे हैं या फिर आपको वेब डेवलपमेंट पे कोर्स करा रहे हैं। वो सारे के सारे क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी से मिलने वाले रोजगार हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, बताओ देखें कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए। देखो सबसे पहले वर्ड को समझो, वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है शब्द। क्या मतलब होता है, शब्द। फिर अगला चीज क्या लिखा है, प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब है कि शब्द के साथ अपन कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। शब्द के साथ छेड़छाड़ का ये मतलब है कि शब्द का या तो फॉन्ट चेंज कर रहे हैं ना, या फिर अलग अलग लिपि में लिख रहे हैं, या फिर शब्द का क्या कर रहे हैं अपन, आकार चेंज कर रहे हैं। और ये सब करके अपन एक फाइल बना रहे हैं, उस फाइल को या तो अपन प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसको सेव कर सकते हैं। इन सारी ये चीज करने वाला कोई सॉफ्टवेयर होगा उसको क्या बोला जाएगा, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोला जाएगा। कौन कौन से हैं इनमें से वर्ड प्रोसेसर, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, एक प्रकार के वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड स्टार है, और वर्ड, ये वर्ड नहीं वर्ड है, ये क्या है, वर्ड परफेक्ट, ये तीनों। अगला सवाल, वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या कर सकते हो, बताओ देखें। आपके पास यदि कोई भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। देखो पहला, अक्षरों का आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हो, बिल्कुल सही है, अक्षरों के आकार को छोटा और बड़ा कर सकते हो। पेज में हेडर और फुटर डाल सकते हो। देखो हेडर का मतलब है हेड से, हेड का मतलब होता है अपना सर, और सर हमेशा क्या रहता है, ऊपर। जो हेडर पार्ट रहेगा वो हमेशा पेज के कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। दूसरा है फुटर, फुटर का मतलब होता है पैर, पैर नीचे होते हैं, तो फुटर हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो पेज में हेडर और फुटर डाल सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। शब्दों की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। यदि आपको लगता है कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो सही है या नहीं है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आजकल आते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर दिया जाता है कि आप ये स्पेलिंग लिखना चाहते हो। फिर भी यदि आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सारे के सारे आंसर क्या है, सही है। अगला सवाल देखो, रूलर, रूलर क्या काम आती है, ये तो आसान सा सवाल है, बताओ देखो रूलर क्या काम आती है। रूलर काम आती है पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए। पेज का मार्जिन किसे बोलते हैं, जैसे आप लोग कॉपी काम, नोटबुक काम में लेते हो ना, तो नोटबुक में ऐसे रहता है, देखो ना, ये वाला पोर्शन रहता है ना, तो आप कहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो, जो चीज पे लिखते हो यहाँ पे लिखते हो। ये आपका मार्जिन हो गया। मार्जिन का मतलब है आप लिखोगे कहाँ पे, इस पेज पे ही लिखोगे। जैसे मेरे पास ये एक पेज है और इस पेज का मैं मार्जिन सेट करना चाहता हूँ, मार्जिन सेट करना चाहता हूँ, मान लो ये मैंने मार्जिन सेट कर दिया इस पेज का। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा टाइप होगा वो कहाँ पे होगा, सिर्फ इस एरिया में होगा। इसे बोलते हैं पेज का मार्जिन सेट करना। और पेज का मार्जिन सेट करने के लिए अपन किसको उपयोग में लेते हैं, इसके लिए अपन रूलर को उपयोग में लेते हैं।
पिछली एग्जाम में रूलर पे एक सवाल आ चुका है रेट में, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला सवाल। अगला सवाल, हेडर के लिए स्थान होता है, अभी बताया था हेडर को कहां लिखा जाता है, पेज के ऊपरी हिस्से में लिखा जाता है। हेडर को कहां लिखा जाता है, पेज के ऊपरी हिस्से में लिखा जाता है। अगला सवाल, पेज की आकृति हो सकती है, बताओ देखिए पेज की आकृति, इसको ओरिएंटेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आकृति या फिर ओरिएंटेशन। बताओ कौन कौन सी हो सकती है पेज की आकृति, उपरोक्त दोनों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देखो आप लोग समझो ना, जैसे ये मेरे पास एक पेज है, यदि पेज इस तरीके से है ना, खड़ा पेज है, इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। यदि पेज इस तरीके से हो गया, उसको क्या बोला जाता है, लैंडस्केप बोला जाता है। तो पेज के दो ओरिएंटेशन होते हैं, दो आकृति होती है, या तो फिर पेज क्या रहेगा, सीधा रहेगा आपका ऐसा, इसको बोला जाएगा पोर्ट्रेट, या फिर पेज क्या रहेगा, ऐसा रहेगा ना, इसको बोला जाएगा लैंडस्केप। ये कौन सा है, पोर्ट्रेट है, और ये वाला कौन सा है, ये आपका है। याद रखना है पेज की दो ओरिएंटेशन होती है, फिर दो आकृति होती है। अगला सवाल, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु प्रयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोग किया जाता है। देखो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए, जैसे एमएस वर्ड बनाया, एमएस पावर पॉइंट बनाया, एमएस एक्सेल बनाया, एमएस एक्सेस बनाया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए। इन सारे सॉफ्टवेयर को ग्रुप को बोला जाता है एमएस ऑफिस। क्या बोला जाता है, एमएस ऑफिस। देखो जो जनरली अपन यूज में लेते हैं वो लेते हैं अपन एमएस वर्ड। क्या यूज में लेते हैं, एमएस वर्ड यूज में लेते हैं, या फिर अपन क्या लेते हैं, पीपीटी यूज में लेते हैं, जिसको प्रेजेंटेशन बोला जाता है, या फिर अपन क्या यूज में लेते हैं, एक्सेल यूज में लेते हैं। और आपकी 9th और 10th और 11th 12th में सिर्फ इन तीन ही सॉफ्टवेयर की चर्चा की गई है। यदि आपके पास तीन सॉफ्टवेयर है तो इनके काम भी अलग अलग होंगे। सबसे पहले देखो एमएस वर्ड का काम क्या है, मान लो आपको लेटर लिखना है, या फिर कोई भी तरह की एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी है, या फिर आपको कुछ भी लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, कुछ भी करना है, तो आप कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, एमएस वर्ड को। ये जनरली किसके लिए काम आता है, लिखने के काम आता है। सिंपल जो राइटिंग होती है लिखने की, जैसे आप कहानी लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में लोगे, एमएस वर्ड यूज में लोगे। फिर आता है पीपीटी। पीपीटी का ये मतलब है, मान लो आपको अपने गांव या शहर के बारे में बताना है ना, गांव या शहर के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी गांव की जनसंख्या कितनी है ना, आपके गांव में कुल घर कितने हैं, कुल मतदाता कितने हैं, ये सारी जानकारी होगी। फिर मान लो आप अपने गांव की कुछ फोटोज भी उसमें डालना चाहते हो। फोटोज का मतलब ये है कि आपके गांव के हॉस्पिटल की आपने फोटो डाल दी, या फिर आपके ग्राउंड की फोटो डाल दी, या फिर कुछ मंदिर की फोटो डाल दी, या फिर आपके गांव में मान लो कोई मेला लगता है तो उसकी आप फोटो डाल दी, तो आप इसमें फोटो भी डाल सकते हो। मान लो आप शॉर्ट्स वीडियो डालना चाहते हो, 10 सेकंड का वीडियो या फिर 15 सेकंड का वीडियो, जो कि आपके गाँव के बारे में है, कि आपके गाँव में ऐसा कल्चर है, या फिर लोग बैठे हुए हैं, तो ये सारे के सारे आप काम किस में कर सकते हो, पीपीटी में कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि पीपीटी में आप लिख भी सकते हो, उसके साथ आप उसमें फोटोज भी डाल सकते हो, इसके साथ आप उसमें वीडियोस भी डाल सकते हो, और बहुत सारे आप एनिमेशन कर सकते हो। एनिमेशन का ये मतलब है कि जैसे ट्रांजिशन होते हैं ना, जैसे आपकी पीपीटी ऐसे आ रही है या फिर ऐसे खुल रही है, अलग अलग तरीके के ट्रांजिशन होते हैं, वो यूज में ले। फिर होती है एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है टेबल। क्या मतलब होता है, टेबल। जैसे आप लोगों ने रजिस्टर देखा होगा, जब आप स्कूल में थे तो एक रजिस्टर क्लास टीचर लेके आता था और सबकी हाजिरी लेता था। उसमें क्या है कि टेबल बनी होती थी ना, ऐसे सबके नाम लिखे होते थे। यहाँ पे सबके क्या है, नाम लिखे हुए थे, और फिर यहाँ पे दिनांक लिखी हुई थी 1 2 3, फिर सब लिखते थे पी ए, है ना। एक्सेल क्या होती है, टेबल होती है। जैसे आपको पूरी स्कूल, आपके पास कोई स्कूल है और पूरी स्कूल का आपको डेटा रख रहा है, इसका मतलब स्कूल में कितने बच्चे, हर बच्चे का नाम होना चाहिए। जैसे हर बच्चे का नाम, हर बच्चे के पिता का नाम, फादर नेम होना चाहिए, हर बच्चे का आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, हर बच्चे का जन आधार होना चाहिए, हर बच्चे का मोबाइल नंबर होना चाहिए, हर बच्चे का एड्रेस होना चाहिए। इस तरीके से सारे बच्चों की बनाओगे तो वो क्या बन जाएगी, टेबल। तो इस तरह का डेटा यदि अपने पास कहीं भी है तो अपन उसके लिए क्या यूज में लेंगे, एक्सेल यूज में लेंगे। समझ में आया, बड़ा बड़ा। वर्ड का मतलब होता है यदि आप सिंपल कुछ लेख लिखना चाहते हो, या फिर कहानी लिखना चाहते हो, या फिर कुछ भी लिखना चाहते हो, तो वर्ड को यूज में करो। यदि आप लिखने के साथ साथ फोटो भी डालना चाहते हो, वीडियोस भी डालना चाहते हो, एनिमेशन भी डालना चाहते हो, तो किसका यूज करो, पीपीटी का यूज करो। एक्सेल का मतलब है आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, या फिर सारणी के रूप में लिखना चाहते हो तो किसका यूज करो, एक्सेल का यूज करो। अब देखो अपने सवाल पे चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। क्या मतलब होता है, प्रेजेंटेशन। यदि आपको चित्र डालने तो किसका यूज करना पड़ेगा, आपको पीपीटी का यूज करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, पीपीटी को क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट। इसका आंसर क्या हो गया, पावर पॉइंट। अब देखो एक्सेस है और एक्सेल है, दोनों अलग अलग है ना। एक्सेस एक तरह का डेटाबेस है, ये बहुत ज्यादा लिख दिया। देखो एक्सेस क्या है, एक तरह का डेटाबेस है। क्या है, डेटाबेस है। और एक्सेल तो मैंने बताया था, ये वाला है एक्सेल। अगला सवाल, स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के, बताओ। देखिए स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, स्लाइड लेआउट हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण, है ना। प्रस्तुतिकरण को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है। बताओ देखिए कौन सा है,
सवाल समझ में आएगा? सवाल क्या कर रहा है पहले तो ये बताओ। मेरे को लग रहा है आपको सवाल ही समझ में नहीं आया। देखो सवाल ये बोल रहा है, ये आपकी बुक्स के सवाल है ना, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण मतलब पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना रखी है की सहायता से आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए आप किसका यूज में लोगे? उसके लिए अपन किसको यूज में लेंगे? टेम्पलेट को यूज में लेंगे। किसको यूज में लेंगे? टेम्पलेट को यूज में लेंगे। देखो जैसे मान लो आप कार्ड छपाने जाते हो ना, तो कार्ड की जैसे आप उसके पास जाते हो, जैसे मित्र वाला है या फिर जो भी प्रिंटर वाला है, तो आप मान लो कोई भी शादी का कार्ड छपाने जा रहे हो या फिर कोई भी छोटा मोटा कार्ड छपाने जा रहे हो, तो आपको पहले से टेम्पलेट बताता है कि आपको देखो इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए। यदि आपको पसंद नहीं आता है तो फिर आपको क्या कर दो, आप ब्लैंक कार्ड ले लो और उस पर डिजाइन कर दो कि आपको इस तरह का कार्ड चाहिए। जो पहले से कार्ड रहते हैं है ना, यदि उनमें से अपन कोई भी अपना कार्ड सेलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? टेम्पलेट। उसी तरीके से क्या होता है, जो अपन पीपीटी बनाते हैं उसमें पीपीटी में पहले से कुछ फॉर्मेट रहते हैं, यदि अपन को वो फॉर्मेट यूज करना है तो अपन उनको क्या बोलते हैं? पहले से डिफाइन फॉर्मेट को क्या बोला जाता है? टेम्पलेट बोला जाता है। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन का मतलब होगा कि ऐसे ब्लैंक पेज आएगा, अब आप इसको अपने हिसाब से जैसे डिजाइन करना है डिजाइन कर लो। आया समझ में? टेम्पलेट का मतलब वो पहले से निर्धारित है, पहले से डिजाइन बनी हुई है, उनको क्या बोला जाता है? टेम्पलेट बोला जाता है। अगला सवाल, प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र कर्मानुसार देखने हेतु निर्देश है। बताओ देखें, मतलब प्रेजेंटेशन में जो भी स्लाइड आपने काम में लिए उनके लघु चित्र मतलब स्लाइडों को छोटा छोटा देखना है, तो इनमें से किसको निर्देश को काम में लेते हैं? देखो ये पीपीटी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अपने कंप्यूटर से। तो देखो मैंने यहाँ पे चूज किया स्लाइड सॉर्टर। क्या यूज किया? स्लाइड सॉर्टर। जैसे इस पे क्लिक किया तो मेरी जितनी भी स्लाइड थी वो देखो इधर छोटी छोटी बन रही है ना, छोटी छोटी बन रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार मतलब बिल्कुल क्रम से देखने के लिए अपन किसका यूज में करते हैं? स्लाइड सॉर्टर का यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं लेकिन स्लाइड सॉर्टर इसका सही आंसर है। अगला सवाल, एक सुविधा जो केवल निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है, उसको क्या बोलते हैं? एक सुविधा जो केवल निर्दिष्ट मापदंड है ना, निर्दिष्ट मापदंड का होता है जो भी आपने शर्तें रखी है ना, जो भी आपने शर्तें रखी है उनके अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? फिल्टरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिल्टरिंग बोला जाता है। देखो ये एक्सेल की बात कर रहा है, ये एक्सेल है आपके पास है ना, इसमें बहुत सारा डेटा है। मतलब मान लो इस कॉलम में मैंने लिखा है 15, 10, फिर मैंने लिखा है 25 और फिर मान लो मैंने लिखा है 7। चलो इस पे मैंने एक शर्त ये लगा दी कि इसमें सिर्फ वही डेटा आएगा जो 10 से बड़ा है, जो कि है 10 से बड़ा। तो कौन कौन लोग आएंगे? एक तो 15 आ जाएगा, दूसरा कौन सा आएगा? 25। इसको क्या बोला जाता है? फिल्टरिंग बोला जाता है। फिल्टर का मतलब समझते हो ना, पानी का फिल्टर लगाते हैं अपन। क्यों लगाते हैं फिल्टर? एक शर्त रहती है कि उस जो फिल्टर के जो छेद रहेंगे उनसे यदि कोई भी छोटा कण होगा वो नीचे चला जाएगा और फिल्टर के छेद से जो भी बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। वो एक तरह की क्या है? शर्त है। तो इसको क्या बोला जाता है? फिल्टरिंग बोला जाता है। अगला सवाल, ये देखो ये एमएस सॉरी एक्सेल है। ये क्या है? एक्सेल के आपको ऐसे मिलेंगे। अब देखो एक्सेल के बारे में डिटेल थोड़ा बता देता हूं आपको बेसिक, तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। देखो इसमें ए बी सी डी ई इनको क्या बोला जाता है? स्तंभ। क्या बोला जाता है? स्तंभ। कितने स्तंभ है मेरे पास? 5 स्तंभ। इनको क्या बोला जाता है? स्तंभ। स्तंभ का दूसरा नाम है कॉलम। क्या बोला जाता है? इनको कॉलम भी बोला जाता है ना, ठीक है। फिर ये जो लाइन है आडी लाइन है ना, इनको क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रो। ये देखो 9, ये फिर 10 है ना, याद रखना ये 10 है और फिर ये 11 है। कुल इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पंक्तियां। क्या बोला जाता है? पंक्तियां। या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको रो बोल सकते हो या फिर रोज बोल सकते हो ना, रोज बोल सकते हो। चलो बताओ इस एक्सेल जो भी आपको ये दिख रहा है इसमें कुल स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3 4 पर कुल स्तंभ कितने हो गए आपके पास? 5। और कुल पंक्तियां कितनी होगी? कुल पंक्तियां होगी आपके पास 11। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं ना आपको, इनको बोला जाता है सेल। इनको क्या बोला जाता है? सेल। ये सेल है, ये सारे के सारे सेल है। जो छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं इनको क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। अब देखो हर सेल का कोई ना कोई नाम होता है। देखो जैसे मुझे इस सेल का नाम पता करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करूं? मैं ऊपर जाऊं। ऊपर जाऊं तो मेरे को क्या मिला? बी। मैंने बी लिख दिया। उसके बाद मेरे को इधर आना है। इधर आने पे क्या मिला? 5। सेल का नाम क्या हो गया? B5। आसान है। मान लो इस सेल का नाम निकालना है मेरे को। इस सेल का नाम क्या? पहले ऊपर चला जाऊं तो क्या मिला मेरे को? डी। डी आ गया। फिर मेरे को इधर आना है तो क्या मिला मेरे को? सी। तो इस सेल का नाम क्या हो गया? D3। इस सेल का नाम क्या हो गया? D3। ठीक है। जो भी एक्सेल सीट रहती है उसमें ये वाली इनको बोलते हैं स्तंभ, और बड़ी रहते हैं उनको क्या बोलते जाता है? पंक्तियां। और ये छोटे छोटे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? सेल बोलते हैं।